नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के तहत अभी हम लोग आधुनिक भारत के तीसरे चैप्टर नवीन राज्यों के उदय को कवर कर रहे हैं और इसके तहत आज हम लोग तीसरे वीडियो में कवर करने जा रहे हैं मैसूर राज्य। और इस वीडियो में हम लोग मैसूर राज्य के संबंधित हैदर अली, टीपू सुल्तान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित 51 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आपने ध्यान से उसे सुन लिया तो आपको पूरी वीडियो और पूरे एमसीक्यू आपको याद हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। पहला वीडियो था दक्कन के निजाम, राजपूत राज, भरतपुर के जाट और रुहेल एवं बंगस पठानों से संबंधित, और दूसरा वीडियो सिख एवं सिख राज से संबंधित था। तो चलिए दोस्तों, इस तीसरे वीडियो में जो कि मैसूर राज्य से संबंधित है उसको कवर करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, इसके पश्चात विजयनगर राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य में वांडियार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, चिक्का कृष्णराज, हैदर अली, वेंकट द्वितीय या देवराज। तो सही उत्तर है दोस्तों वेंकट द्वितीय। दोस्तों, एमसीक्यू के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। उस एक्सप्लेनेशन को आप अगर ध्यान से सुन लिए तो इस पूरे चैप्टर के निचोड़ को आप समझ लेंगे और यहां से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसे आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में कई राज्य उभरे। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने विजयनगर राज्य के एक भाग मैसूर में वांडियार राजवंश की स्थापना की, जिसे आगे चलकर हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में शक्ति प्रदान की। तो यही वांडियार वंश से ही रिलेटेड थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, हैदर अली को मैसूर के प्रधानमंत्री नेंजराज ने किस वर्ष डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने 1751, 1755, 1757 या 1761। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1755। ठीक है, अब हम लोग हैदर अली के बारे में जानते हैं। ठीक है, 1761 से लेकर 1782 तक किस तरह उसने मैसूर राज्य को एक उभरते हुए राज्य के रूप में स्थापित किया। तो हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार, जो वर्तमान कर्नाटक में है, मैसूर के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के राजा के यहाँ सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त थे। ठीक है, हैदर की योग्यता से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नेंजराज ने उसे 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के फौजदार का पद प्रदान किया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया। आगे क्वेश्चन से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। फौजदार बनने के बाद उसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य भाई? तो प्रथम जो कार्य था वह अपनी निरक्षर था वो, तो निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और दूसरा तक क्या था? फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर बड़ा महत्वाकांक्षी था। कुछ समय के बाद उसने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर ही आक्रमण कर दिया और प्रधानमंत्री नेंजराज को बंदी बना लिया और स्वयं राजा के संरक्षक के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया। और 1761 ईस्वी में वह राजा के स्थान पर स्वयं मैसूर का शासक बन गया। तो यहाँ पे आपने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स देखे। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में क्या स्थापित किया था? अगर एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से सुना होगा तो आसानी से बता सकते हैं, आधुनिक शस्त्रागार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने किन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार किया? ऑप्शन है आपके सामने पानीपत की तीसरी लड़ाई और दक्षिण में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, दूसरा ऑप्शन है मराठों और निजाम में गठबंधन, तीसरा है दिल्ली के मुगल पतन और बंगाल के युद्ध, और चौथा है कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध और मराठा संधि। तो इसका सही उत्तर है पानीपत की तीसरी लड़ाई और दक्षिण में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष से लाभ उठाकर हैदर अली ने अपने राज्य का विस्तार किया। अब हैदर अली के बारे में और हम लोग जानते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय तथा दक्षिण में अंग्रेज व फ्रांसीसियों की कट्टर शत्रुता ने हैदर अली को अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करने की सुविधा प्रदान की। धीरे धीरे उसने आसपास के क्षेत्रों जैसे बेदनूर, सुंडाकनार, सेरा, गुट्टी आदि पर अधिकार कर लिया और बल्लापुर, रायदुर्ग, चित्तलदुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार अपनी योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठकर मैसूर राज्य में प्रधान के पद पर पहुंच गया। हैदर अली के इस उत्कर्ष से मराठों, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में ये लोग अपना वर्चस्व देख रहे थे और उसी में एक चौथा हैदर अली नाम का शख्स उभरने लगा। वे लोग हैदर से भयभीत होकर उसे नियंत्रण में लाने की सोचने लगे। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने हैदर अली को एक युद्ध में परास्त किया और 1765 ईस्वी में हैदर अली को मराठों से संधि करके उन्हें अपना कुछ भू क्षेत्र तथा 28 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वायदा करना पड़ा। 1765 ईस्वी में निजाम, हैदराबाद के निजाम ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी है इन सारे टॉपिक्स को, तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों की सहायता लेकर हैदर अली पर आक्रमण किया। मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए, परंतु 1766 ईस्वी में ही हैदर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर मोर्चे को छिन्न भिन्न कर दिया। अब उसे केवल अंग्रेजों से लोहा लेना था। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 1764 ईस्वी में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा पेशवा माधवराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में मराठों से संधि के अनुसार हैदर अली को क्या देना पड़ा था? तो आपको याद होगा, अगर एक्सप्लेनेशन को अच्छी से तरह से समझे होंगे, कुछ भूभाग और 28 लाख रुपया वार्षिक, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण करने के लिए निजाम को किसकी सहायता प्राप्त हुई थी? फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की, अफगानों की या पुर्तगालियों की? तो अंग्रेजों की सहायता प्रदान हुई थी। नेक्स्ट, 1766 ईस्वी में हैदर अली ने किस चालाकी से मोर्चे को छिन्न भिन्न कर दिया? अंग्रेजों से संधि करके, निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर। तो यही सही भी होगा, ऑप्शन बी, निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर। एक्सप्लेनेशन में सबको आपको दिया गया। दोस्तों आगे अब हम लोग चलते हैं। ये सारा कुछ मामला तो सेट हो गया और अब हैदर अली के सामने एक चुनौती कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, और अंग्रेजों के सामने एक चुनौती कौन था? हैदर अली था। अब इसी बीच शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। और इसके उस समय के दोनों पक्षों के कौन थे? गवर्नर जनरल तथा हैदर अली के तरफ से, मैसूर के तरफ से कौन लड़ा और फिर किस संधि के परिणाम से ये युद्ध समाप्त हुए और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? तो एक एक करके इस चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह समझेंगे कि ये पूरी तरह हमें कंठस्थ याद हो जाए, समझदारी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1765 से 67, 1767 से 69, 1770 से 72 या 1772 से 74। तो अभी हम लोगों ने एक चार्ट में देखा था जिसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। अब हम लोग समझेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पूरे निचोड़ को, कि कभी भी कोई इससे प्रश्न आए तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य हुए प्रथम मैसूर युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन थे? दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों को
खतरा था। हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे जो कि उसके लिए असह्य था। हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। आपने देखा भी था कि हैदर अली ने 1755 ईस्वी में ही डिंडीगुल में फ्रांसीसियों से एक आधुनिक सैन्य कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया था। उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप 1767 से 1769 के बीच हैदर अली तथा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में पहले तो अंग्रेजों को चंगामा और त्रिनोमली नामक 2 स्थानों पर सफलता मिली, परंतु बाद में हैदर अली ने अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया। उसने अंग्रेजों को हराकर मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने 3 ओर से मद्रास पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई। अंत में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों और हैदर अली से मद्रास की संधि अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। तो पूरे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का निचोड़ यहीं पे समाप्त होता है। क्या थे कारण, क्यों हुआ, किसकी विजय हुई, कौन भारी पड़ा और किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ। तो 1767 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1769 में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में देखा भी था। सर जनरल स्मिथ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था। याद रखिएगा, सर जनरल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था। दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। ऑप्शन बी मराठों से संधि विवाद, ऑप्शन सी निजाम की सहायता से हैदर का आक्रमण और ऑप्शन डी फ्रांसीसी दूतावास पर हमला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए दोनों को हित टकराए और अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ। नेक्स्ट, 1767 ईस्वी में हैदर अली ने किस घटना को अंजाम दिया जिससे अंग्रेजों से टकराव बढ़ गई। तो हम लोगों ने देखा था कि 1767 ईस्वी में कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया था। किसने, हैदर अली ने, और इसी के कारण दोनों के बीच टकराव बढ़ा और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया तत्कालीन कारण के रूप में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का संपन्न मद्रास की संधि से हुआ था, जो कि 1769 ईस्वी में हुआ, अप्रैल 1769 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने किस स्थान पर अधिकार किया था। मैंगलोर, मद्रास, चेरा या चित्तलदुर्ग। तो आपको याद होगा, तो मैंगलोर को अधिकार कर लिया था, मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया था। मजबूर होकर अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी, मैंगलोर की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास की संधि कब संपन्न हुई। तो आपको याद होना चाहिए 4 अप्रैल 1767 ईस्वी को। डेट वाइज भी आप याद कर सकते हैं। तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था और उसका नाम था मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि में क्या बात थी। मद्रास की संधि को हम लोग देखते हैं जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा दिए। अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया और दोनों पक्षों ने संकट के समय में एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। इस विजय से हैदर अली की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, लेकिन इस संधि के प्रति अंग्रेज निष्ठावान नहीं रहे, क्योंकि मजबूरी में उसने ये संधि की थी। जब 1771-72 ईस्वी में माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की, यानी अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। और इस मद्रास की संधि जो 1769 ईस्वी में हुआ था कि दोनों एक दूसरे के संकट की स्थिति में सहायता करेंगे, इसका वचन दिए थे और इसका वचन का पालन अंग्रेजों ने नहीं किया। इस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप हैदर अली के क्रोध की सीमा न रही, वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगा और उसी के कारण दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने हैदर अली को क्या दिया था।
कुछ भूभाग दिया था, अभी हम बहुत सारा धन दिया था, बहुत सारा धन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने क्या करने का वचन दिया था? तो एक संकट के समय में एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था, जिसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया। किसने 1771-72 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण किया था जब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की? तो किसने किया था? तो पेशवा माधव राव ने हैदर अली पर आक्रमण किया था और संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी थी और अंग्रेजों ने पीछे हट गए। अंग्रेजों के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप हैदर अली ने क्या किया? तो हैदर अली ने क्या किया भाई? अंग्रेजों से बदला लेने का उसने निश्चय करने लिया और मौके की तलाश में लग गया कि कब अंग्रेजों से दूसरा युद्ध करें। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए के सामने हैदर अली द्वारा त्रिगुट संधि की स्थापना, ऑप्शन बी मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन, ऑप्शन सी अंग्रेजों की बंगाल नीति या मराठों द्वारा अंग्रेजों से संधि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आपके सामने है, जो है मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन, और यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच चला। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय मैसूर युद्ध होने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन के कारण थे भाई? तो प्रथम, मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करना, पुनश्च अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया जो मैसूर राज्य में थी। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे खाली करने को कहा किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा हैदर अली द्वारा 1779 ईस्वी में त्रिगुट संघ की स्थापना भी एक प्रमुख कारण था। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद का निजाम तथा हैदर अली दोनों ही अंग्रेजों से रुष्ट थे। इधर मराठे पहले ही अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर तीनों ही भारतीय शक्तियों ने आपस में मिलकर एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना की और उक्त सभी कारणों ने द्वितीय मैसूर युद्ध को असंभावी बना दिया। ठीक है, 1780 ईस्वी के मध्य में हैदर अली ने एक विशाल सेना तथा 100 तोपें लेकर अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते संपूर्ण कर्नाटक पर हैदर अली का अधिकार हो गया। कर्नाटक का नवाब भागकर मद्रास पहुंच गया। जब यह समाचार अंग्रेजों को मालूम हुआ तो उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजा। हैदर अली ने बेली की सेना को मार भगाया। बेली की पराजय सुनकर मुनरो मद्रास की ओर भाग गया। जब अंग्रेजों की पराजय का समाचार बंगाल पहुंचा तो वारन हेस्टिंग्स ने सर आयरकुट की अध्यक्षता में एक सेना हैदर अली के विरुद्ध भेजा। आयरकुट ने हैदर अली को 1781 ईस्वी में पोर्टनोवा और पिलीलोर के युद्ध में पराजित किया, लेकिन इस युद्ध से अंग्रेजों की भी बहुत हानि हुई। ठीक है, हैदर अली के विरुद्ध सर आयरकुट की सफलता इस कारण संभव हुई क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ सालाबाई की संधि कर ली और निजाम को गुंटूर का प्रदेश दे दिया, यानी दोनों को सेटल कर दिया। मराठा और निजामों को सेटल कर दिया। हैदर अली अकेला हो गया और जिसमें दोनों ने हैदर अली को सहायता देना बंद कर दिया। अभी युद्ध चल रहा था कि 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उधर सर आयरकुट की भी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध बंद नहीं किया। उसने 1783 ईस्वी में बेदनार पर अधिकार कर लिया। जब वह समुद्र तटीय मैंगलोर पर घेरा डालने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम की ओर से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1783 ईस्वी में अंग्रेजों ने पालघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। अंततः टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब मंगलौर की संधि के बारे में जान लेते हैं। तो मार्च 1784 ईस्वी में टीपू और मद्रास
टीपू और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकार्टनी के मध्य मंगलोर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया तथा युद्ध बंदियों को भी मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि मैंगलोर के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे और संकट के समय मैसूर की सहायता करेंगे, किंतु वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्ती को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इस संधि से जहां एक ओर टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारी पड़े थे मैसूर। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इस सारे एक्सप्लेनेशन के बाद अंग्रेजों ने किस फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार किया था जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ? ऑप्शन पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर या कड़ैकल। तो आपके सामने एक्सप्लेनेशन में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने माही पर बस्ती पर माहे। नेक्स्ट, हैदर अली ने किन तीन शक्तियों के साथ मिलकर त्रिगुट संघ बनाया था? तो आपको याद होगा मराठा और निजाम के साथ मिलकर, मराठा, निजाम और हैदर अली ये तीनों मिलकर त्रिगुट संघ बनाए थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया था? तो कर्नल बेली और हेक्टर मुनरो ने प्रारंभ में किया था। अगर एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना होगा तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर बिना ऑप्शन के आप दे सकते हैं। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई भाई? तो 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई थी और इसी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट, मैंगलोर की संधि के समय अंग्रेजों की ओर से कौन उपस्थित था? तो जॉर्ज मैकार्टनी अंग्रेजों की तरफ से उपस्थित था और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, मैंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में संपन्न हुई थी के अनुसार क्या प्रावधान था? दोनों पक्षों ने विजित प्रदेश लौटाए, अंग्रेजों ने मैसूर को क्षतिपूर्ति दी, ऑप्शन सी मराठों को मध्यस्थता बनाया गया, ऑप्शन डी फ्रांसीसी सेनाओं को निष्कासित किया गया। तो सही उत्तर है दोनों पक्षों ने विजित प्रदेशों को लौटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स ने मैंगलोर की संधि को क्यों नापसंद किया? क्यों नापसंद किया भाई? तो इससे अंग्रेजों को आर्थिक हानि बहुत हुई थी, इस कारण वारेन हेस्टिंग्स को यह नापसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों और मराठों के बीच कौन सी संधि हुई थी जिससे हैदर अली को क्षति पहुंचा? तो आपको याद होगा सालाबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत टीपू सुल्तान द्वारा किस राज्य पर आक्रमण से हुआ था? तो टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण के साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब हम लोग शुरू हो गया और अब हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया, इसको विस्तार से समझते हैं। मैंगलोर की संधि, आपको याद होगा मैंगलोर की संधि से ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो मैंगलोर की संधि के अनुसार ट्रावनकोर राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था। उसके राजा ने डचों से 2 सीमांत नगर खरीदे थे। टीपू का कथन था कि ये नगर कोच्चिन राज्य के अधीन थे जो उसका संरक्षित राज्य था। डचों को उन्हें बेचने का कोई अधिकार न था, अतः उसने ट्रावनकोर के राजा से उसे तत्काल वापस कर देने की मांग की। टीपू के असंतोष का एक दूसरा कारण और था, ट्रावनकोर ने मैसूर राज्य के कुछ अपराधियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अतः टीपू ने 14 दिसंबर 1789 ईस्वी में ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था, अतः कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस बार भी अंग्रेजों ने 1 जून 1790 ईस्वी को मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 ईस्वी को नवाब यानी निजाम के साथ मैत्री संधि कर ली। यानी पहले ही निजामों को और मराठों को सेटल कर लिया किसने? अंग्रेजों ने, जिसके अनुसार दोनों ने सैनिक टुकड़ियों की सहायता करने का वायदा भी किया। अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन भी दिया, ठीक है, और इसमें टीपू सुल्तान अकेला हो गया। 1790 ईस्वी में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। फलतः दिसंबर 1790 ईस्वी में स्वयं कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन का कार्य अपने हाथ में ले लिया और राजधानी यानी मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। यद्यपि उसने मई 1791 ईस्वी में एक घमासान युद्ध में टीपू को पराजित किया, परंतु युद्ध सामग्री के अभाव में उसे
पीछे हटना पड़ा। इसके पश्चात 1791 ईस्वी की गर्मियों में अंग्रेजों ने देवली और बलीपुर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की संयुक्त सेनाओं के साथ श्रीरंगपट्टनम पर दूसरी बार आक्रमण कर नगर के बाहरी भागों पर अधिकार कर लिया। अंत में टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों पक्षों के बीच मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया लड़ाई के हर्जाने के रूप में तथा आधा राज्य देना पड़ा। जब तक रुपया न चुका दिया गया, टीपू के 2 पुत्रों को, जो अब्दुल खालिद और मोइजुद्दीन को, अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। मालाबार, बाड़ामहल, कुर्ग, डिंडीगुल के क्षेत्र अंग्रेजों को और उत्तर पश्चिम में धारवाड़ मराठों को तथा उत्तर पूर्व में कडप्पा से कुर्नूल तक का क्षेत्र निजामों को दिया गया। तीनों सम्मिलित शक्तियों में से प्रत्येक ने हर्जाने का 1/3 भाग ले लिया। जो संधि पहले जो हुई थी, तीनों के बीच बांटा जाएगा, अंग्रेजों ने उसको पालन किया और टीपू सुल्तान की पराजय हुई। टीपू की पराजय का कारण अंग्रेजों का कुशल सेनापतित्व अथवा उनकी वीरत्व था। उसकी हार का मुख्य कारण देशी राज्यों का असहयोग था। सेनापतित्व अथवा उनका वीरत्व न था, वो अपने देशी राज्यों के असहयोग के कारण ही टीपू सुल्तान हारा। यदि निजाम और मराठों ने, अंग्रेजों ने वीरता से इसमें अब जीत हासिल नहीं की, बल्कि अपने देशी रियासतों निजाम और मराठों की सहायता न देने के कारण टीपू की हार हुई। यदि निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो टीपू की विशाल सेना के समक्ष अंग्रेजों का ठहरना असंभव था, परंतु दुर्भाग्यवश देशी नरेशों ने पारस्परिक कलह से और थोड़ी सी लालच के कारण भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ दिया। उनमें उस समय तक राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और यही अभाव एक एक करके उन सबके विनाश का भी कारण बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर कब आक्रमण किया? तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज की ओर से मुख्य सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही मुख्य सेनापति था। अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय किन 2 शक्तिशाली शक्तियों से मैत्री कर लिए थे? तो जो दूसरी युद्ध में जिससे टीपू सुल्तान ने संधि की थी, तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने पहले ही उनको सेटल कर लिया था, वे थे मराठे और निजाम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई थी और इसी से तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कितना धन देना पड़ा था? तो आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा, तो 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था और इन 3 करोड़ रुपये को तीनों पक्ष यानी अंग्रेज, निजाम और मराठा बराबर बराबर बांट लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान के किन 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखा गया था? अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को। जब तक वे हर्जाने की रकम नहीं देते थे तब तक इन दोनों पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना के रखा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे? तो मालाबार, बाड़ामहल, कुर्ग और डिंडीगुल ये अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे। टीपू सुल्तान की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो मराठों और निजामों का अंग्रेजों के साथ गठबंधन ही यानी देशी रियासतों का साथ ना देना ही टीपू सुल्तान की पराजय का मुख्य कारण था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद किस भारतीय क्षेत्र को मराठों को सौंपा गया? तो धारवाड़ का जो क्षेत्र था वह मराठों को सौंपा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस और मॉरिशस, इंग्लैंड और पुर्तगीज, फारस और तुर्की, चीन और जापान। तो सही उत्तर दोस्तों फ्रांस और मॉरिशस से यह किया था। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, ध्यान से सुनिएगा इस एक्सप्लेनेशन को। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित कर उसकी शक्ति को छिन्न कर दिया था। टीपू
सुल्तान हताश होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने शीघ्र ही अपनी शक्ति का पुनः संगठन करना प्रारंभ कर दिया और सीमाओं का वर्गीकरण आरंभ कर दिया। वास्तव में वह अंग्रेजों का घोर शत्रु था और भारत में उसकी सत्ता को ध्वस्त कर देना चाहता था। इस कार्य में उसे विदेशों से भी सहायता की आशा थी, अतः उसने राजनीतिक संबंध स्थापित के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को प्रोत्साहन दिया और उन अनेक फ्रांसीसी उसकी सेना में सम्मिलित भी हुए। टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र यानी फ्रेंच रिपब्लिक का सदस्य हो गया और अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू के नाम से पुकारने लगा। वेलेजली ने उसके इस कार्यों से उसका लक्ष्य भली भांति समझ लिया और शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करने लगा। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को आपका नाम सुने ही होंगे। निजाम और मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अब इस बार फिर से अंग्रेजों का साथ निजाम और मराठे देने लगे। हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल के भाई आर्थर वेलेजली के सेनापतित्व में फरवरी 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजी सेनाओं ने उसके राज्य पर पूरब और पश्चिम से आक्रमण किया। टीपू ने बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु सदासीर और मलाली नामक स्थानों पर उसकी हार हुई। उसके पश्चात विजयी अंग्रेजी सेनाओं ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने इस आपातकाल में असीम साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। उसने डटकर अंग्रेजों का सामना किया, परंतु अंत में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए एक सच्चे सैनिक की भांति युद्ध भूमि में उसने वीरगति को प्राप्त की। टीपू की मृत्यु के पश्चात मैसूर में मुस्लिम सत्ता का अंत हो गया। राज्य का विभाजन कर दिया गया। कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम के भूप्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हुए। गुट्टी, गुरमकोंड और चित्तल दुर्ग का कुछ भाग निजाम को मिला। जो प्रदेश मराठों को देने थे उन्हें भी निजाम तथा अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि मराठों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पसंख्यक पुत्र कृष्ण को दे दिया गया। इस सफलता के संबंध में डिड हटन ने लिखा है, अंग्रेज डिड हटन ने लिखा है, सैनिक, आर्थिक, शांति स्थापना संबंधी व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्लाइव के बाद मैसूर विजय ब्रिटिश शक्ति की शानदार सफलता है। इस युद्ध की सफलता के फलस्वरूप वेलेजली को मार्किस ऑफ वेलेजली की उपाधि से विभूषित किया गया। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लिए। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हम लोगों ने देखा आर्थर वेलेजली, जो उसके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के भाई थे। हैरिस और जनरल स्टुअर्ट ने इसका युद्ध का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कब हुआ और परिणाम क्या था? तो फरवरी 1799 ईस्वी में आक्रमण हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु और राजधानी का अंग्रेजों द्वारा कब्जा, यह इसका परिणाम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के लिए वेलेजली को कौन सी उपाधि दी गई? तो वेलेजली को मार्किस ऑफ वेलेजली के नाम से विभूषित किया गया। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? अब हम लोग टीपू सुल्तान की जीवनी के बारे में जानते हैं। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु के बाद वह शासक बन गया था। तो टीपू का मूल्यांकन देखते हैं। टीपू मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था। उसका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। वह अंग्रेजों का घोर शत्रु था। यदि उसे निजाम और मराठों का साथ मिला होता तो अंग्रेजी राज्य का मानचित्र ही दूसरा होता। सन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू मैसूर का सुल्तान बना। वह 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर का सुल्तान बना रहा। अंग्रेज सदैव उससे सशंकित रहते थे, क्योंकि उसके जो क्षमता थी, दक्षता थी, उससे अंग्रेज भयभीत रहते थे। कार्पेट्रिक का कथन है कि वह निर्दयी और अत्याचारी शासक था। उसका दृष्टिकोण कुंठित और व्यवहार कठोर और बर्बर था। हैदर ने अपने श्रम और शौर्य से जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, टीपू ने उसी को अपनी अदूरदर्शिता और अनितिज्ञता के कारण नष्ट कर दिया। यह कथन था कार्पेट्रिक का, जो अंग्रेज था।
टीपू का यह चरित्र चित्रण एक पक्षीय होने के कारण अधिक विश्वसनीय नहीं है। इसके विपरीत मेजर डीरोम एवं लेफ्टिनेंट मूर अन्य अंग्रेज अफसरों ने उसका सराहनीय वर्णन किया। उन्होंने कहा कि टीपू का राज्य खूब घना बसा हुआ था, उसके उर्वर प्रदेशों में अच्छी खेती होती थी, मैसूर राज्य की सेना का अनुशासन एवं राजभक्ति प्रशंसनीय थी। यद्यपि टीपू कठोर व स्वेच्छाचारी शासक था, तथापि वह सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। उसका राज्य सुख संपन्न था, व्यापार की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही थी, बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ रही थी और प्रजा स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने व्यापार कार्य कर रहे थे। विदेशी आगंतुकों का उपयुक्त वर्णन निश्चित ही टीपू सुल्तान की शासन कुशलता एवं लोक हितैषी नीति का ज्वलंत प्रमाण है। अतः निश्चित रूप से टीपू बर्बर, निर्दयी और हठधर्मी शासक न था, जैसा कि उसके शत्रुओं ने उसके विषय में लिखा है। वह परिश्रमी शासक था जो राज्य के प्रत्येक विभाग पर अपनी दृष्टि रखता था। मिल के कथन अनुसार उसकी तुलना एशिया के बड़े से बड़े शासक से की जा सकती है। वह स्वभाव में निर्दयी न था, परंतु अपने शत्रुओं के प्रति अत्यंत कठोर था। यद्यपि वह इस्लाम धर्म का श्रद्धालु अनुयायी था, तथापि अन्य धर्मों के प्रति भी असहिष्णु न था। उसने अनेक हिंदू मंदिरों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी थी। अपने सिक्के पर शिव पार्वती के चित्र अंकित कराए थे। वह प्रतिदिन रंगनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाया करता था। उसके संबंध में बाउरिंग महोदय ने लिखा है, मृत्यु के पहले जब टीपू को अपना पतन निश्चित दिखाई देने लगा तो उसने ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारित करवाए और प्रार्थना की। उसने पूर्णिया और कृष्णराव जैसे हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रखा था, परंतु अंग्रेजों से उसे घृणा थी। वह उनकी कूटनीति से भली भारी भांति परिचित हो चुका था। उनकी यानी अंग्रेजों की राजनीतिक चालों की धूमिल छाया से वह अपने राज्य को बचाना चाहता था। यही नहीं, वह उनकी शक्ति का मूलोच्छेदन करके उन्हें संपूर्ण भारत से निकालना चाहता था। दूरदर्शी वाला राजा था। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने अपने राज्य के संपूर्ण साधन लगा दिए और बड़े से बड़ा त्याग करने में भी नहीं हिचका। अंत में अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते करते उसने वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता के पुजारियों में उसका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर राज्य के किस क्षेत्र में उर्वरता और व्यापार की प्रगति हुई? तो उर्वर प्रदेशों और बड़े नगर। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का क्या प्रमाण प्रस्तुत किया है? हिंदू मंदिरों के निर्माण हेतु सहायता दी और अपने सिक्कों पर शिव पार्वती के स्वरूप को अंकित कराया था। ठीक है, विदेशी आगंतुकों के अनुसार टीपू सुल्तान का शासन किस प्रकार था? निर्दयी और अत्याचारी, कठोर परंतु प्रजा के कल्याणकारी और राज्य का कुशल प्रबंधन, केवल सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से सक्षम, या आत्म केंद्रित और स्वेच्छाचारी? तो सही उत्तर है कठोर परंतु प्रजा के कल्याणकारी और राज्य का कुशल प्रबंधन के रूप में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा था? तो उन्होंने घोर शत्रु और उनका संपूर्ण भारत से उन्मूलन करना चाहता था। कौन? टीपू सुल्तान। यह मैटकर्नी कैसा आदमी है? मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। यह कथन किसने कहा था? टीपू सुल्तान, जॉर्ज मैकाटर्नी, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। क्यों कहा था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई मंगलोर की संधि से असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स ने यह कथन कहा था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों से उत्साहित होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डंडस को पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल को दिया। और अंतिम क्वेश्चन यही भी है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई थी, इसके बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डंडस को पत्र में क्या लिखा था? तो यही लिखा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। तो इसी के साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ सारणी दिया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश पक्ष था। तो शुरू में लॉर्ड क्लाइव, फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, आरंभ में प्रभाव में, और
भारतीय पक्ष कौन था? हैदर अली। संधि कौन सी थी? तो मद्रास की संधि जो 1769 में हुई थी, इससे वह समाप्त हुई। क्या था? हैदर अली व अंग्रेज समान स्थिति पर लौट गए। मुख्य विशेष तथ्य क्या थे? तो हैदर अली ने अंग्रेजों को चौंकाया, मैसूर शक्ति प्रबल बनी। इसी तरह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आप 1 मिनट रुक के इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, जो पूरे आप यहाँ पे एक चार्ट में ही मिल जाएगा, जो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू पढ़ा है, उसको आप एक बार यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, कब हुआ, क्या परिणाम थे, किस संधि से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चूंकि वीरगति के प्राप्त हो, टीपू सुल्तान वीरगति के प्राप्त हो गए थे, तो ये संधि से समाप्त नहीं हुआ। तो ये चारों युद्ध के बारे में आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।